नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने एआई पर दिए बड़े बयान की। राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखे पत्र की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कड़े एक्शन की। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर की बात करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश का पहला वक्फ बोर्ड जो हुआ ऑनलाइन। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पीएम बोले, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदलेगी। एआई को देश के लिए उपयोगी बनाएगी मोदी सरकार। 25 साल में विकसित भारत बनाने का रखा लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। हमारा मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के लिए मददगार बनाना है। मोदी ने कहा, हमें भविष्य की हर तकनीक में भारत को दुनिया में सबसे बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। भारत में दुनिया के टॉप संस्थानों के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 साल की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारे विचार से लेकर प्रोटोटाइप तक का सफर भी कम से कम समय में पूरा हो। संसद का बुलाया जाए स्पेशल सेशन। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। यह मांग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवाद हमले के मद्देनजर की गई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को आवश्यक बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के जनप्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संसद में इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को दिखाया गायब तो भड़की बीजेपी। कहा, आतंक का सामना बिरयानी से नहीं गोलियों से होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें उनके सिर और हाथ पैर गायब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान और उसके साथी कांग्रेस को जितनी धमकी देनी है दे दो। नया भारत न झुकेगा न टूटेगा। आतंक का जवाब बिरयानी से नहीं गोलियों से दिया जाएगा। यह निर्णायक नेतृत्व का युग है। कांग्रेस के गायब वाले एक्स पोस्ट के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा, जो पूरा ध्यान है, पूरी शक्ति है भारत की। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, सेना की ताकत, भारतीयों की दुआएं आज एक लक्ष्य से काम कर रहे हैं। कहने के लिए भारतीय राजनीतिक दल भी है जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन उसे अगर लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब ऑनलाइन लेगा संपत्ति किराया। देश का पहला वक्फ बोर्ड जो हुआ ऑनलाइन। मस्जिदों मदरसों का अकाउंट खुला। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड देश का ऐसा पहला वक्फ बोर्ड है जो अब वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश के सभी जिलों की मस्जिदों का अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया गया है। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने बताया कि वक्फ की कितनी संपत्ति कहाँ है, किस संपत्ति से कितना पैसा आ रहा है, किस संपत्ति के विकास में कितना खर्च हो रहा है, इन सब की जानकारी रखने के लिए इस फैसले को लिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा के खिलाफ भारत का एक्शन एक्स पर बैन दे रहे थे परमाणु बम की धमकी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट पहले ट्विटर बैन कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले कहा था कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उनके इस बयान के बाद भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत सरकार ने इससे पहले पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी थी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कई यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। ये चैनल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत, उनकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और लोगों को भड़काने वाली झूठी व भ्रामक बातें फैला रहे थे। सरकार का कहना है कि ये चैनल देश की शांति और एकता को नुकसान पहुंचा सकते थे। पेगासस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी जानकारी सड़क पर चर्चा के लिए नहीं। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा, व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। 2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि केंद्र
सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की। इनमें पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। पाक और पंजाब में पाकिस्तान ने शुरू की जंग की तैयारी, नाम दिया में ललकार है मोमिन और फिजाए बदर। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। पर्यटकों पर हुए इस कायराना हमले के बाद भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और नियंत्रण रेखा LOC पर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पाकिस्तानी सेना ने इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में ललकार है मोमिन नाम से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसके अलावा पंजाब प्रांत में पाक सेना फिजाए बदर नाम से एक और सैन्य अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में J-10, F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है और इस कारण उसने अपनी सेना की गतिविधियों का पता लगाने के लिए नियंत्रण रेखा LOC पर कई कदम उठाए हैं। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन, 50 बुलडोजर और 36 डंपर ढहाने में लगे। गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्टे की याचिका ठुकराई। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने बीती रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहाँ 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं। अब तक की 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले एक आलीशान फार्म हाउस को ढहा दिया गया है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, SOG, साइबर क्राइम और SRP की टीमें इलाके में तैनात है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे की याचिका खारिज की। कोर्ट में इस मेगा डिमोलिशन पर स्टे लगाने की याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ रहने वाले लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि यहाँ रहने वाले के बांग्लादेशी होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री के पार। UP MP में बारिश से मिली राहत। बिहार में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान में गर्मी ने 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। यह अप्रैल महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले जैसलमेर के 30 अप्रैल 2018 को तापमान 46.1 डिग्री था। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री दर्ज हुआ। जोधपुर में 44.4 डिग्री पहुंचा। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा समेत बाकी शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में 2 दिन भीषण गर्मी होगी। 1 मई से आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और UP में आज बारिश का अलर्ट है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 2 मई और UP में 3 मई तक बूंदाबांदी जारी रहेगी। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। UP के 35 से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम हो गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा की वैधता हुई खत्म, भारत नहीं छोड़ने पर होगी 3 साल की जेल। अब तक 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक लौटे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। अटारी बॉर्डर से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस चले गए। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता खत्म हो गई है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों ने आज भारत नहीं छोड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें 3 साल तक जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा की वैधता 27 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। अब तक 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए भारत से गए हैं। वहीं 1000 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं। सिंधु में खून बहाने और न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो की निकली हैकड़ी, शहबाज शरीफ के फैसले पर ही उठाया सवाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सिंधु में खून बहाने की धमकी देने वाला पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के सुर भी बदल गए हैं। पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने शिमला समझौते को रद्द करने पर शहबाज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारत के साथ बातचीत कर उस मुद्दे का हल निकालने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार को शिमला समझौते से बाहर आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियां कूटनीति की नींव है और मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इसे तोड़ा जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यदि भारत वास्तव में आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो उसे रचनात्मक रूप से बातचीत करनी होगी। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर भारत इससे इंकार करता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। अयोध्या के राम मंदिर पर 42 फीट ऊंचा शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वज दंड लगाया। सुबह 6:30 बजे शुभ मुहूर्त में की स्थापना। अयोध्या के राम मंदिर में शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड लगाया गया है। दंड के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्वज लगाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। ध्वज लगने के बाद मंदिर की ऊंचाई 203 फीट होगी। ध्वज दंड का वजन 5.5 टन है और यह पीतल ब्रास से बना है। इसकी आयु करीब 100 साल है। इसे 60 कारीगरों ने 7 महीने के में तैयार किया है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि आज सुबह 6:30 बजे 160 फीट ऊंचाई पर शिखर के पास इंजीनियर ऊपर चढ़कर मौजूद रहे। यहाँ 2 क्रेनों की मदद से ध्वज दंड को ट्रॉले के ऊपर से उठाया गया। धीरे धीरे इस वर्टिकल खड़ा किया गया, फिर क्रेन की सहायता के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया। यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे तक चली है।
सोना 1178 महंगा होकर 96,286 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 55 रुपए बढ़कर 96,481 रुपए पर हुई। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,178 रुपए बढ़कर 96,286 रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 95,108 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 55 रुपए बढ़कर 96,481 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 96,426 रुपए प्रति किलो पर थी। हिमाचल में कारों बसों में कूड़ादान रखना अनिवार्य। आज से उल्लंघन करने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। यदि कचरा फेंका तो 1,500 रुपए पेनाल्टी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश में आज से सभी कमर्शियल व्हीकल में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इनको नहीं लगाने वाले कमर्शियल व्हीकल को 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस तरह जो व्यक्ति इधर उधर कूड़ा फेंकता है या इस तरह जो व्यक्ति इधर उधर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाएगा, उसे 1,500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पर्यावरण विभाग की अधिसूचना आज से प्रदेश में लागू हो गई है। बता दें कि हिमाचल में हर साल 1.5 करोड़ से 2 करोड़ टूरिस्ट पहाड़ों पर सैर करने के लिए पहुंचता है। इसमें ज्यादातर टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो या फिर वोल्वो बसों में आता है। ऐसे में सभी को हिमाचल में कूड़ा नहीं फैलाने की आदत डालनी होगी। आमतौर पर टूरिस्ट पर्यटन स्थलों पर कचरा फेंक देते हैं। इस पर पहले कार्रवाई का प्रावधान नहीं था, मगर अब सरकार 1995 में बने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट में पेनाल्टी का प्रावधान कर लिया गया है। लिहाजा टूरिस्ट समेत स्थानीय लोगों को भी कचरा फैलाने की गलती भारी पड़ेगी। कनाडा चुनाव में खालिस्तानी एजेंडे को बड़ा झटका। जगमीत सिंह को मिली करारी हार। कनाडा में हुए आम चुनाव 2025 के नतीजों में न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदल दिए गए हैं, बल्कि खालिस्तानी एजेंडे को भी तगड़ा झटका दिया है। हमेशा से खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का समर्थन करने वाले जगमीत सिंह को इस चुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है। उन्होंने चुनाव में अपनी हार स्वीकारते हुए संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी भी करारी शिकस्त के बाद संकट में आ गई है। एनडीपी को इस चुनाव में इतनी कम सीटें मिली थी कि पार्टी अब राष्ट्रीय दल का दर्जा भी खोज सकती है। कनाडा में राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 12 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है, लेकिन एनडीपी इसमें विफल रही। जो वही पार्टी है जिसमें कभी खुद जगमीत सिंह किंगमेकर के रूप में पेश करते थे। कॉमनवेल्थ घोटाला में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मिली मंजूरी। कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। वहीं कांग्रेस बोली बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स CWG में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए अब इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है। साथ ही ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति ओसी के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को समाप्त कर दिया। इसी के साथ 15 साल पुराना CWG घोटाला केस समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।